सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम पर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं उन तमाम विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनका रिजल्ट आ चुका है तो वो मार्कशीट का इंतज़ार न करें, वो अस्थायी रूप से क्या है कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में यदि कोई प्रतिष्ठापित महाविद्यालय है तो वो मोहता महाविद्यालय है, तो आप यथाशीघ्र आप अस्थायी रूप से एडमिशन लें ताकि अपने जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई चल रही है उसमें आप पीछे न रहें। तो हमारा उद्देश्य नहीं केवल पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है बल्कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारियां करवाना है, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या थर्ड ग्रेड टीचर हो या फर्स्ट ग्रेड, यानी विभिन्न कंपटीशन से संबंधित तैयारी करवाना है। उसमें यानी परामर्श देना है कि 12वीं के बाद बीए के साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज अपने यानी कंपटीशन की कौन कौन से द्वार खुलते हैं उनके बारे में भी यानी अपने क्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आज अपने यानी बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल का क्या सिलेबस लगता है, क्योंकि किसी भी बुक या पेपर को शुरू करने से पहले उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम का विस्तार से हम क्या डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं बता दूं कि एक ऑथेंटिक बुक भी आप क्या मोहता कॉलेज में एडमिशन लेके ले सकते हैं, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल, राजकुमार गुर्जर और बीसी जाट, यानी ये किताब है, ये आपके लिए सहायक रहेगी। इसके अलावा जो अपने यानी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से यानी जो पाठ्यक्रम करेंगे वो भी आपके लिए बड़ा सहायक रहेगा, क्योंकि हो सकता है अगले 1.5 से 2 महीने क्लासें न करें तो उस दौरान आपकी पढ़ाई बाधित न हो। तो इसके लिए अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ की है। तो मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप यानी ऐसे कॉलेज यानी अपने आसपास के प्रतिष्ठापित कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाएं। कई बार क्या होता है बच्चा यानी जिद करता है ऐसे वैसे कॉलेज के लिए, तो अपने आप एक शिक्षित नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है कि आप अपने आसपास के बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाएं। तो इसी के साथ अपने शुरू करते हैं संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। तो संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल की यदि हम बात करते हैं, संसाधन मानवीय प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधन है और संसाधनकर्ता का सृजनकर्ता भी है। तो उसका मानव के साथ क्या संबंध है, चलो हम यूनिट फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस यूनिट फर्स्ट से पहले मैं बता दूं कि बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर ज्योग्राफी का 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें 75 अंक 150 अंक के तो होते हैं यानी 2 पेपर। इसके अलावा 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो सेकंड पेपर का यदि अपने देखें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सेम ही रहता है, यानी 3 खंड होते हैं, ए, ब और श। तो इसके अंदर यदि हम डिस्कस करें तो ए खंड के अंदर क्या है 10 क्वेश्चन आएंगे, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे जिसकी शब्द सीमा होगी 50 शब्द। तो उसमें यानी आपकी यानी चेक की जाती है कि आप लिखने का तरीका क्या है, आप कम शब्दों के अंदर उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं। तो इस पर भी अपने क्या है डिस्कस आगे करेंगे। और इसकी शब्द सीमा 50 शब्द की होती है, 2-2 अंक की होते हैं, 10 क्वेश्चन 10 दूनी 20, 10 के 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। यानी फिर बात करते हैं बैखंड के अंदर यानी 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन 5 यूनिटों में से 1 यूनिट में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्न हैं वो 5-5 अंक के होते हैं, यानी कितने हो गए 25 अंक हो गए। और इसकी शब्द सीमा होती है लघुतरात्मक किस्म की होते हैं, 200 शब्द सीमा इसकी मुख्य रूप से क्या है होती है। तो यानी 20 और 25 कितने हो गए 45 अंक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं खंड 3 के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट अपने सिलेबस में, तो 5 क्वेश्चन इसके अंदर से सिलेबस में दिए जाते हैं और उसमें से कोई 3 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये 10-10 नंबर के होते हैं, तो 30 नंबर के हो गए। तो यानी अपने देखें तो
यानी 45, 35, 75 अंक का पेपर अपने होता है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर यानी कौन कौन सी यूनिट के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो प्रमुख रूप से क्या है दिया गया है। तो पहली इकाई है संसाधन तथा पर्यावरण का अर्थ। ये संसाधन बेसिकली है क्या तथा पर्यावरण का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं पर्यावरण। तो यानी बेसिक हमारे चारों का जो आवरण है पर्यावरण है उसका यानी संसाधन रूप में जो विभिन्न प्रकार के घटक है, जैसे सौर ऊर्जा यानी एक मुख्य रूप से संसाधन बन गया, पवन चक्की के द्वारा यानी मुख्य रूप से विंड के द्वारा मुख्य रूप से ऊर्जा एनर्जी, वो एक संसाधन बन गया। वो निर्भर करता है मानव कितना शिक्षित है, कितना तकनीकी दृष्टि से सुसज्जित है, और उसका जितना ज्यादा यानी मुख्य रूप से रिसर्च होगा उसके द्वारा नए नए संसाधन है वो बनते जाते हैं। इसके बाद यानी इसका क्या हो गया संसाधन तथा पर्यावरण का अर्थ, क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति कैसी है, उनके घटक कौन कौन से हैं, तो उस पर भी यानी अपने डिस्कस करेंगे आगे सिलेबस में। दूसरा टॉपिक देखें संसाधन तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधता। संसाधन और मुख्य रूप से पर्यावरण के बीच में क्या अंतर संबंध है। जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने संसाधनों का अतिदोहन किया, उसका पर्यावरण पर क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा। इसके अलावा कई संक्रामक महामारियां जिसमें से वर्तमान परिदृश्य में चल रही कोरोना महामारी है, चाहे यानी पीछे विभिन्न प्रकार की यानी मौसमी बीमारियां आई है, तो उसमें कहीं न कहीं मानव का प्रकृति के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप रहा है। तो संसाधन तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध था। फिर बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन एक तो ऐसे होते हैं जो समाप्य श्रेणी में होते हैं जिसको हम कहते हैं यानी अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा नवीकरणीय संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा है लाखों करोड़ों वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। वायु ऊर्जा है ये यानी नवीकरणीय संसाधन है। और मुख्य रूप से अनवीकरणीय संसाधनों में जैसे हम बात करते हैं कोयला है या विभिन्न प्रकार के धातु है जिसका रिसाइकलिंग है सोर्स के, वो संसाधन अनवीकरणीय कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनका हम विस्तार से अपने सिलेबस के अंदर अध्ययन करते हैं। दूसरा जैविक के अंदर वन्यजीव और पशुचारण मत्स्य, यानी विश्व के अंदर यानी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वन्य जीव और के अंदर किस किस को शामिल करते हैं, पशुचारण मुख्य रूप से क्या है, कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख रूप से क्या है करती है। इसके अलावा कृषि फसलें कौन कौन सी बोई जाती है भारत विश्व संदर्भ में। तो इसलिए मैं यानी उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध भी करता हूँ कि अपने विश्व भूगोल की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने क्या है जो 8 महाद्वीप और जो प्रमुख रूप से 4 महासागर हैं उनका हम क्या है विस्तार से अध्ययन मैप के द्वारा ग्लोब के माध्यम से देख रहे हैं, ताकि क्या जो ये चैप्टर अपने समझेंगे, चाहे आपका संसाधन हो, पर्यावरण भूगोल हो या मानव भूगोल हो सेकेंड ईयर के अंदर, या दूसरा भौतिक भूगोल हो, तो उसमें महासागरीय दवारा है, ज्वार भाटा है, या वेगनर का महाद्वीपीय प्रतिस्थापन सिद्धांत है। तो ये सारी की सारी अपने देखेंगे। तो उसमें विश्व का मैप और ग्लोब की जानकारी बहुत ही जरूरी है। ये न केवल क्या अपने सिलेबस के लिए बल्कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को लिए मुख्य रूप से ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि यानी ये हो गया जैविक के संसाधनों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ऐजिक संसाधन जिसमें भूमि है, जल है, खनिज, वे कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, कितनी बंजर है या सैंड की समस्या से ग्रसित है, फिर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है, खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट तो अपनी आ जाती है ये। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट का यदि हम डिस्कस करें तो इसके अंदर आ जाता है खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण, यानी खनिज पृथ्वी की भूमि से उत्खनन कर खोद कर मशीनों के माध्यम से जो प्राप्त किए जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है और उसकी कुछ विशेषताएं होती है, वो खनिज हैं जिसमें धात्विक भी होते हैं और अधात्विक खनिज, अधात्विक किस्म के भी खनिज है वो पाए जाते हैं। तो उनका उपयोग क्या क्या किया जाता है उनका अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं तो उनका आर्थिक महत्व क्या है,
जैसे मैं बात करूं अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी खनिज तेल निकल गया, तो उनकी दशा और दिशा बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि खनिज संसाधन यदि हम बात करते हैं, अरब कंट्री के अंदर पहले मरुस्थल था, लेकिन वहाँ आजकल एयर कंडीशन कोठियों में रह रहे हैं और उनका आर्थिक स्तर है वो बढ़ गया। तो इस प्रकार उनका आर्थिक उपयोग, फिर पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी हम किसी प्रकार के खनिज संसाधनों का भूल करेंगे तो कहीं न कहीं मुख्य रूप से क्या है, मृदा खोखली होगी, वन संपदा उसके आसपास की नष्ट होगी। तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उन पर भी अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वनस्पति, जंतु और मत्स्य के प्रकार, यानी वन किसे कहते हैं, वनस्पति से क्या तात्पर्य, जंतु और मत्स्य के प्रकार एवं वितरण। यानी विश्व में जैसे कल हमने डिस्कस किया था यूरोप महाद्वीप, तो उसमें हमने देखा था कि ग्रांड बैंक कहाँ है, अमेरिका में डोगर बैंक कहाँ कहाँ, मत्स्य क्षेत्र कहाँ कहाँ विश्व के अंदर पाए जाते हैं, तो उनका विस्तार से देखें तो उसमें ये चीजें बड़ी सहायक रहेंगी। तो मत्स्य के प्रकार, वितरण, उनका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व क्या है, भी सीधी सी बात है। यदि हम बात करते हैं भारत में भी, दक्षिण भारत के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है, लोग यानी मछली का सेवन करते हैं। उत्तर भारत के अंदर क्या है, यानी मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। तो यानी इसका क्या महत्व विश्व संदर्भ में, भारत संदर्भ में भी हम उनका अध्ययन आगे करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भूमिगत उपयोगिता, प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का, तो थर्ड आ गया, हाँ यानी उसका आ गया। अब थर्ड यूनिट हम देखते हैं। थर्ड यूनिट में हम देखते हैं प्रमुख मृदा प्रकार, यानी मृदा कितने प्रकार की होती है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मृदा बताई है। इसके अलावा 27 गुण, इसके अलावा रंग के आधार पर मिट्टियां अलग अलग प्रकार की होती है और उनकी मुख्य खनिज पदार्थों की विविधता के कारण भी अलग अलग पाई जाती है। तो निर्माण अवस्था के आधार पर भी, तो इन सभी का विस्तार से अध्ययन आगे सिलेबस के अंदर करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मृदा अपरदन, उनकी समस्याएं। मृदा अपरदन होता है, जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और अन्य कारकों की वजह से होता है। तो उनका क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी अपने क्या है अध्ययन करेंगे। तो मृदा अपरदन की क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, मृदा संरक्षण, किस प्रकार हम मृदा को सुरक्षित कर सकते हैं, तो इनका भी विस्तार से अध्ययन क्या है, यानी अपने आगे सिलेबस के थ्रू क्या पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। इसके अलावा जल का वितरण एवं उपयोग, यानी जल का वितरण विश्व संदर्भ में कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत है, और यानी समुद्री जल कितना 71% है, और मुख्य रूप से महाद्वीप है, महाद्वीप में झीलें, उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जल दोहन एवं आवश्यकता, जल किस किस में उद्योगों के लिए, कृषि के लिए या पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है, उसका दोहन कितना होता है। जल का स्वरूप, यानी जल कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है। भूमिगत जल उपयोगिता, यानी भूमिगत जल के कुओं, नलकूपों के माध्यम से जो प्राप्त किया जाता है उसकी क्या उपयोगिता है, इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये सिलेबस के अंदर आ जाता है। फिर प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय, यानी जल का किस प्रकार अपने वर्षा जल का संचय कर सकते हैं। और अपने जो शेखावाटी प्रदेश है इसमें तो प्राचीन काल में जोड़, बावड़ियां, कुएं, नाड़े या पोखर, तालाब और टांके के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और ये मुख्य रूप से क्या है, यानी वर्तमान परिदृश्य के अंदर यानी शुद्ध जल का एक आधार है। और हमें यानी ये डिस्कस भी करते हैं कि इनकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हमें इनको उभारना है ताकि ये जो हमारे सोर्स है ये क्या है बने रहें। तो इसके अंदर भी अपने क्या सिलेबस के अंदर है कि वर्षा जल का किस प्रकार संचय करें और आर्थिक एवं पर्यावरण महत्व है। इन वर्षा जल के संचय का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है, इस पर यानी ये टॉपिक भी अपने सिलेबस के अंदर आ जाता है। इसके साथ यहाँ थर्ड यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चौथी यूनिट अपने सिलेबस के अंदर आती है। तो चौथी यूनिट का डिस्कस करें तो पर्यावरण का वर्गीकरण,
वे पर्यावरण को कितने आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक एवं मानवीय पक्ष, यानी प्राकृतिक एवं मानवीय पक्ष के आधार पर पर्यावरण को यानी कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबद्धता, यानी मानव पर्यावरण में किस प्रकार अंतर संबद्धता पाई जाती है, उसका भी विस्तार से हम क्या करेंगे, डिस्कस अपने, यानी ये टॉपिक भी अपने लगता है। इसके अलावा जनसंख्या के आकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार, जनसंख्या के प्रकार यानी निम्न जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या या जनसंख्या आधिक्य, जनसंख्या विस्फोट, उसका क्या संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसके अंदर क्या है, यानी इसका भी विशेष रूप से क्या है ढूंढ करेंगे कि जनसंख्या के आकार और अर्थव्यवस्था का प्रकार, यानी जनसंख्या का किस प्रकार अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तकनीकी स्तर के अनुसार, यानी अर्थव्यवस्था का प्रकार तकनीकी स्तर के अनुसार उसका यानी वर्गीकरण। इस प्रकार आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण भी अपने क्या करते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे जो पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, ध्वनि, यानी मुख्य रूप से जल, वायु, और मुख्य रूप से क्या है यानी अन्य जो घटक हैं उसका आपने अतिदोहन किया है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की हाइड्रोजन गैसें हमने डाल दी, जिसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी जो यूरेनियम है, थोरियम, मोनोजाइट, इनका हम मुख्य रूप से क्या है यानी जो विखंडन होता है तो उससे भी मुख्य रूप से क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है फैलता है। तो ये जो चारों कारक है जल, वायु, ध्वनि, मृदा और रेडियोधर्मी, इनके क्या कारण है फैलने के, इन प्रदूषणों के, इसका प्रभाव क्या है और उसके क्या उपाय हैं, यानी तीन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। पहले तो पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण है क्या, किसे कहते हैं, क्या कारण है, उनके प्रभाव क्या है और किस प्रकार उसके उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सिलेबस में अपने क्या है अध्ययन करेंगे। इसके अलावा 5वें यूनिट का हम अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण प्रबंधन, यानी पर्यावरण का किस प्रकार मैनेजमेंट करें। क्यों ये मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 1900 यानी के बाद औद्योगिकरण 1850 के बाद गति से हुआ तो हमने भूमिगत जो यानी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन किया, अध्ययन में अति दोहन किया इसका, और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि हमें जो खनिज संसाधन है, हमारी मृदा संसाधन है, वन संसाधन है, जल संसाधन का किस प्रकार चयनात्मक उपयोग करें, कितनी मात्रा में करें, वो चीजें आ जाती है प्रबंधन के अंदर। तो पर्यावरण प्रबंधन जिसमें वन प्रबंधन, मृदा प्रबंधन एवं वन्य जीव और उनकी यानी प्रति जागरूकता किस प्रकार फैलाएगी, ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए किस प्रकार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और फिर पर्यावरणीय शिक्षा यानी इनके बारे में यानी पर्यावरण के बारे में अवेयर करना, वे विभिन्न प्रकार की चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या विभिन्न प्रकार की मौसमी आपदाएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है या विभिन्न प्रकार की जो मौसमी बीमारियां हैं, और उनके प्रति यानी छात्र छात्राओं को अवेयर करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक फैलाना, ये भी मुख्य रूप से इसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यानी समस्याएं कौन कौन सी आती है, उनका नियोजन किस प्रकार करें। इसके अलावा वन विनाश यानी वनोन्मूलन का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं न बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, कहीं न कहीं योगदान इनका वनोन्मूलन का है या वन विनाश का है। इसके बाद भूमंडलीय उष्मीकरण जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि, और वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की यानी जो कार्बन खनिजों का दोहन करते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, तो इसके अलावा वन संपदा का यानी मुख्य रूप से नष्ट हो रही है, उनको लकड़ियों को जलाना, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली विभिन्न जहरीली गैसें, या मुख्य रूप से क्या है विभिन्न नगरीकरण में कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके कारण वायुमंडल के अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती होगी, तो
मुख्य रूप से क्या है, सूर्य की पृथ्वी से टकराकर दीर्घ तरंगें वो वापस नहीं जा जाएंगे। वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों से ग्लेशियर की मिलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और फिर क्या होगा, तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, कहीं वर्षा अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखे की स्थिति होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज ही अपना इसी के साथ ये सिलेबस कंप्लीट होता है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि जो अपने भूगोल की सीरीज चला रखी है उस भूगोल की सीरीज का अवलोकन करें, ताकि जो ये अपने आगे सिलेबस करेंगे, चाहे मैं बता रहा हूँ ये बी पार्ट फर्स्ट की नहीं है, चाहे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और एमए के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं या जो बड़े भाई बहन हैं वो आपस में क्या है यानी इसका अध्ययन करें। और दूसरा जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर और एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके गांव के, उनके आसपास के या उनके जो भाई बहन हैं उनसे आप यानी उनको कॉलेज में लेकर आएँ, उनको यानी क्योंकि ऐसा ही रूप से एडमिशन करवाएं ताकि आप जो ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप पर यानी जूम ऐप के माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से जो पढ़ाई की जा रही है उसका यानी विद्यार्थी लाभ हो सके। और हो सकता है मैंने बताया ना आगे बी पार्ट थर्ड के एग्जाम होने हैं और उस दौरान प्रमुख रूप से यानी ऑनलाइन एजुकेशन ही चलेगी। तो आपसे इतना अनुरोध करता हूँ कि आप यथाशीघ्र कॉलेज में आए और ऐसा ही एडमिशन लेकर यानी इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो न केवल आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और अपनों को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।